अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम लेट्स आस्क के साथ मैं हूँ मासूमा जहरा। नाजरीन, आज का प्रोग्राम कुछ ऐसे सवालात पर मुश्तमिल है जो कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन का नाम सुनते ही हमारे जहनों में उजागर होते हैं। और आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है वो इन तमाम सवालात के जवाबात हमें देंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैदराबाद हैं। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सिंध के कोऑर्डिनेटर हैं, एक फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, और इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में आगे और सरगर्म भी नज़र आते हैं। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर लाला जाफ़र। अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। सर, सवालात का आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम जर्नल पब्लिक क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। हम एक कैंपेन चलाते हैं सबसे पहले एक टॉपिक को लेकर, ताकि लोगों के जो सवालात हैं वो हम तक पहुंच सकें और फिर हम वो आपसे पूछें। तो इंटरव्यू का आगाज़ सर मैं उन सवालात से करना चाहूँगी जो बहुत बेसिक हैं, ताकि एक फ़्लो बन जाए और फिर हम आगे बढ़ते जाएं। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि कोरोना वायरस दरअसल है क्या और इसे कोविड-19 क्यों कहा जाता है? इसकी कोई ख़ास वजह है, कोई बायोलॉजिकल रीज़न है, या फिर ये 2019 में आया इसलिए इसका नाम कोविड-19 है? देखिए जी, एक वायरस है, क्योंकि इससे पहले SARS-1 SARS-2 आए थे। ये वायरस है, जब म्यूटेशंस होती हैं तो एक नई शक्ल पकड़ता है। 19 में इसने एक नई शक्ल पकड़ी वुहान में, और वहाँ पर एक चेस्ट इन्फेक्शन उन्होंने बनाया जिसके अंदर इतनी ज़बरदस्त किस्म की कंसोलिडेशन हुई कि उससे अमवात का अंदाज़ा नहीं था, लाखों की तादाद में लोग मर गए। तो इस फ्लू वायरस को, ये जो वायरस था जिसने म्यूटेशन करके फ्लू वायरस से SARS-1 से SARS-2 से, ख़ानदान वही है स्पेरिडी, पर उसको चेंज किया तो इसका नाम रख दिया गया कोरोना 19 2019 में। ठीक है। आ तो गया, लेकिन आने के बाद उसने पूरी दुनिया की जानों को और मैशत को तबाही में डाल दिया। बिल्कुल। और चूँकि वायरस जो है वो आम आँख से नज़र नहीं आता, तो हम इस दुश्मन को न ढूंढ पा रहे थे, न उस पर एतवार कर पा रहे थे, और उससे लड़ने की बातें करते थे, नारे लगाते थे। और फिर उसने बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल की पूरी दुनिया में, न सिर्फ के लोगों को मारा, उनको घर में बिठा दिया, बल्कि मैशियत को तबाह कर दिया, बड़े बड़े इदारे तबाह हुए। तो मैं ये कहूँगा कि इस जदीद सदी का सबसे बड़ा कातिल इंसान का कोरोना वायरस। ठीक है सर, ये बताइएगा कि इस वक्त कोविड-19 की चौथी वेव आ चुकी है जिसे डेल्टा वेरिएंट कहा जा रहा है। इसके सिम्टम्स भी वही हैं जो पहली वेव के थे, या फिर इसमें कुछ अलग किस्म के? हाँ मासूमा, मुझे याद है आपने एक रमज़ान ट्रांसमिशन किया था, और उसमें भी मेरा ख्याल है इससे लगभग सवाल था, तो मैंने उधर भी कहा था, अगर मुझे याद पड़ता है कि वो सवाल इस तरह से था कि क्या ये वायरस इधर ख़त्म हो जाएगा या आगे जाएगा। तो मैंने कहा था कि ये RNA वायरस है, जिस तरह हेपेटाइटिस C का RNA वायरस है, ये भी RNA वायरस है। जब ये मैसेंजर RNA में अपना ट्रांसक्रिप्टर्स लेकर आता है तो ये शक्लें तब्दील करता है। तो इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि डेल्टा नहीं, डेल्टा प्लस भी आ गया है और लैम्डा भी आ गया है। और अगर देखिए, मैं इधर मुतनबा कर रहा हूँ उन लोगों को जो सुन रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन से क्या होगा, क्या होना है वैक्सीन से, मैं नहीं मरता। ओ भाई, तुम तो नहीं मरोगे, लेकिन अगर तुम में वायरस पनप रहा है और वहाँ ग्रोथ ले रहा है, वो लैम्डा से लैम्डा 2 हो जाएगा, डेल्टा से डेल्टा 3 हो जाएगा, वो अपनी शक्ल तब्दील करेगा उसी तरीके से जिस तरह से हेपेटाइटिस C के वायरस ने तब्दीली लाई। तो यही है वो काम कि मैं नहीं समझता कि जब तक पूरी दुनिया वैक्सीनेट नहीं हो जाती और उसके अंदर मुदाफ़ित निज़ाम नहीं होता, तो इसका वेरिएंट बनना बंद नहीं होगा। अच्छा, मतलब अगर सब वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो वेरिएंट्स बनना कम हो जाएंगे, दिन ब दिन मुदाफ़ियत बना होगी, तो वो अपनी जान बचाएगा, बजाय कि नई शक्ल पैदा करे। ठीक है सर, नाजरीन की जानिब से हमें ये सवालात भी मौसूल हुए हैं कि इस वायरस की कितनी किस्म की वैक्सीनेशंस हैं और उनमें क्या फ़र्क है? देखिए जी, इसमें हम इसको 2-3 किस्म से इसमें बांट सकते हैं। एक है उसकी मतलब 2 दफ़ा लगाना या 1 दफ़ा लगाना। एक ऐसी है जो सिंगल डोज है, एक ऐसी है जो 2 डोज। सिंगल डोज में ले तो कैंसाइनो आई थी सबसे पहले पाकिस्तान में, उसका ट्रायल लाहौर में प्रोफेसर जावेद अकरम साहब ने किया। वो तकरीबन 18,000 लोगों का उन्होंने डेटा बनाया, दैट वाज कैंसाइनो। फिर अल्लाह का शुक्र हुआ पाकिस्तान ने उसको उसके साथ मिलकर अपनी बनाई, जिसको पाकवेक। ये है सिंगल डोज। बाकी तमाम है वो डबल डोज है। ठीक है, अब आते हैं उसके बायोलॉजिकल बनाने पर। एक है जो कि हमने कहा था कि RNA वायरस है,
तो आरएनए वैक्सीन बनाई गई, उसके स्पाइक को कॉपी करके एक आरएनए वैक्सीन बनाई गई। उसके दो नाम, वो दो कंपनियों ने बनाई, एक फाइजर ने बनाई, एक मॉडर्ना ने बनाई। फिर दूसरी चाइना ने बनाई। जैसे कि आम वैक्सीन हम बनाए जाते हैं उस वायरस को मार के उसकी तेज़ी निकाल के बीमारी वाली, उससे इम्यूनिटी डेवलप करने की, उसमें कई आई, जिसमें साइनोवैक आ गई, साइनोफार्म आ गई। और फिर मुल्कों के हिसाब से, जैसे इंग्लैंड में बनी तो एस्ट्राजेनेका हो गया, उसके 2 डोज हैं। अच्छा। उस कंपनी ने कहा जी मेरी दवा जो है 45 दिन के बाद 3 महीने तक लगाइएगा, तो 2 डोजों का फर्क आ गया। इस तरीके से चाइना ने बनाई साइनोवैक, साइनोफार्म, उसने कहा जी मेरे 2 डोज लगेंगे तो इम्यूनिटी होगी 28 दिन और 21 दिन, तो वो उनसे बनेगा। हमने कहा जी पाकवेक 1 लगेगी, उसके 45 दिन के बाद एंटीबॉडीज बनी, वो भी कामयाब हो गई। इसी तरीके से आरएनए वैक्सीन जितनी भी हैं, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, वो उसमें फाइजर और मॉडर्ना आई, उनकी भी 2 डोज हैं। तो ये है टोटल वैक्सीन। अभी और भी हैं, स्पुतनिक है जो दुनिया के अंदर मौजूद है, मगर आती रहेंगी, नहीं जी चलेगा। आती जाएगी। अच्छा, मतलब चीज़ काम एक ही है। सर, क्या उम्र के हिसाब से भी वैक्सीनेशंस का तयन है, या फिर जो वैक्सीनेशन एक 18 साल की उम्र के बच्चे को लग रही है वही वैक्सीनेशन एक 40 साल के फर्द को भी लग सकती है? एज स्पेसिफाइड तो नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त चूँकि हमारे पास पूरी दुनिया का डेटा 18+ था, फिर 12 से 18 साल का भी डेटा चल रहा है। कई जगहों पर लग रहा है, मैसेंजर जो आरएनए वैक्सीन है वो लग रही हैं। हम इसको इस तरह से बांट लेते हैं कि हमने इसका तरतीब कैसे रखा कि कोरोना वैक्सीन किस उम्र को ज़्यादा लगेगी और किस उम्र को मार सकती है। इसलिए हमने 50+ को शुरू किया। 50+ एंड इन्फिनिटिव 100 ईयर्स का भी है तो पहले उसको लगाएं, क्योंकि उसके अंदर 2-4 बीमारियां पहले से डेवलप होती हैं। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इम्यूनिटी, कई डिजाइज है, तो उसको जल्दी पकड़ रहा था, उसको जल्दी उस एज को मार रहा था। तो दुनिया ने ये फैसला किया कि पहले ओल्ड एज को लगाए, वो टारगेट आप उस एज को। फिर 50 से 40 आ गए, अब 40 से 18 आ गए, और फिर अल्लाह में उम्मीद है कि जब हम ये 14 लाख कुछ हज़ार हम पूरे कर लेंगे हैदराबाद, तो तब तक 12 से 18 आ जाएगी। हम उसको भी इंशाअल्लाह ताला, उस यूथ को भी पूरा वैक्सीनेट करेंगे, फिर इंशाअल्लाह हमारी मैशत बंदी होगी। ठीक है सर, अब हैदराबाद का जिक्र आ गया है तो ये बताइएगा कि इस वक्त हैदराबाद में कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम हैं? 32 है। 32 वैक्सीन 32 हैं। और इनमें से कितने 24 आवर्स काम कर रहे हैं? दैट इज गुड क्वेश्चन। देखिए जी, 24 आवर्स के अंदर इससे पहले भी हमने शुरू किए थे 2-3, फिर हमने उसको बंद कर दिया, फिर हम उनको 2 शिफ्टों में चलाए। लेकिन इस वक्त जो है हमने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस हैदराबाद ने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से हैदराबाद का सबसे बड़ा मास वैक्सीन सेंटर चला दिया है, जो कि 24 घंटे चलता है, 24/7 है। वो नॉन स्टॉप चलता है, और नया स्टेडियम के अंदर बेहतरीन स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग बनाई गई है। मैं आपको तमाम लोगों को कहूँगा, अभी हम 20,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ वैक्सीनेट कर चुके हैं। आप आइए, रात को जब भी फुर्सत चले। अब ड्राइव थ्रू बनाने लगे हैं अगले 2 दिन में। ड्राइव थ्रू इंशाल्लाह हैदराबाद का पहला ड्राइव थ्रू अल्लाह करेगा वो भी बन जाएगा। ठीक है, मतलब स्पेशल लोग हैं या जो उतर नहीं सकते, हार्ट पेशेंट्स हैं या कुछ ऐसी तकलीफ़ है जो घर से नहीं निकल सकते, उनके लिए भी कुछ फैसिलिटीज़? हाँ जी, मैंने बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरी टीम हैदराबाद ने हमेशा आगे का सोचा है। इन अप्रैल हमने ये फैसला किया कि जी, एक फ़ोन आया जो उन्होंने कहा जी मेरे वालदा है और मैं उनको उतार नहीं सकता नीचे। दैट वाज द क्वेश्चन बीन आस्क्ड ऑन द कोविड कंट्रोल रूम। इत्तफाक से वो सवाल मुझसे किया गया। उसी वक्त मैंने 2 एम्बुलेंसेस और उसको ये मुतय्यन कर दिया कि उस वक्त जब अप्रैल में जब मैं आया था, नया तो मैंने ज्वाइन किया था, तो हमारी टीम जो आज आपके साथ बैठी है, उन्होंने फैसला किया कि जो घर में लाचार है, कोई बीमार है, उसको DHO हैदराबाद की टीम, DHO हैदराबाद एक ऑफिस है, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उस ऑफिस ने ये फैसला किया कि उसके घर पर वैक्सीन होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है मेरी हुकूमत ने, मेरे डिपार्टमेंट ने हमेशा से आगे करके देखा है। अब तो हम घर घर पूछे खुद खड़े हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये भी आवाम को बताते जाइएगा कि ये हेल्पलाइन नंबर क्या है, किस तरह रब्ता कर सकते हैं? जी, कोविड कंट्रोल रूम का नंबर है 92000376। ठीक है नाज़रीन, 92000376 ये नंबर है जिस पर आप रब्ता कर अगर घर में कोई ऐसे पेशेंट हैं जो कोविड वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा सकते, तो आप ये वैक्सीनेशन घर पर भी करवा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त काम है सर, अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे।
आगे बढ़ते हैं, सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, एक और चीज़ सुनने में आ रही है कि अब लोगों को यहाँ तक कर दिया गया है पाबंद वैक्सीन के लिए कि सफ़र के दौरान कार्ड देखा जा रहा है, और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उन्हें वहीं रोक कर गाड़ियों में या बसेज़ में भी वैक्सीनेटेड किया जा रहा है। क्या ये सारा अमल महफूज है या फिर इसके लिए सेंटर्स पर आना ज़्यादा ज़रूरी है? मैं तो कहता हूँ कि गली गली, कुचे कुचे, दुकान दुकान, मस्जिद, इमाम बारगाह, मदरसों में ही होना चाहिए, सब जगह। पूछे देखिए, मैं मतलब ही हो गया हूँ। मैंने अपनी आंखों के आगे, मैं 2 टर्म में इधर आया हूँ, तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर मेरे हैदराबाद के लोगों को मैंने सिसकते, तड़पते, मरते हुए देखा है। लेकिन कई मेरे दोस्त हैं, कई मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं भी इसी शहर में पैदा हूँ। छोटा सा आदमी वाला ने ये काम दिया हुआ मुझे। तो मेरा ख्याल है कि जब तक वैक्सीन नहीं होगी अपने लोगों को मरता देखते रहेंगे, तो मैं कैसे ये सोच सकता, क्यों नहीं करूँ? मैं तो रेलवे स्टेशन पे भी करूँगा, तो जो बंदा उतरता है मैं तो बस स्टैंड पे भी करना चाहूँगा, मैं तो इमाम बारगाह पे भी जाना चाहूँगा, मैं मदरसे में भी जाना चाहूँगा। मैंने तो आते ही यहाँ से पूछा, भाई सब यहाँ, तो अब आदत सी बन गई है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा दोस्त वैक्सीनेटेड हो, और ये अच्छी बात है। देखिए आगे चल के ऐसे ही होगा कि हमारी बाउंड्रीज बन जाएंगी कि अगर कराची वाला हैदराबाद आ रहा है, बोलते भाई हमें दिखाओ, हम तो वैक्सीनेटेड हैं, ऐसे नहीं हो आपका वायरस होता फिर दोबारा घुस जाए। तो ये लालच नहीं है, ये एहतियात है। एज ए डॉक्टर मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा है तो बेहतरीन है। ठीक है सर, एक सवाल ये भी यहाँ पैदा होता है कि लोग जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेटेड होने के बाद कितने % चांसेस हैं कोविड हो जाने के? देखिए कितने % चांसेस हैं का मैं इस तरह से बता दूं कि जो इस दफ़ा ICU और HDU कराची में थे, उसका एक छोटा सा डेटा आया। किसी दोस्त को मैंने कहा कि यार ये तो दाखिल हैं, इनका मालूम करो कि इनमें से कितने वैक्सीनेटेड थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के कि उसमें से 85% लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे और वो अनकॉन्शियस पड़े थे, जिसमें कई मेरे दोस्त गुजर गए। देखिए इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि मैंने हैदराबाद में ये देखा है, इसका परसेंटेज हम ऊपर नहीं गया, जो हम 24-25 थमता गया, नीचे आ गया। दूसरा कि जो इस वैक्सीन के साथ जिसको लग रही है वो सीरियस नहीं हो रहा है, वो ICU HDU में नहीं जा रहा है। तो ये भी अगर फ़ायदा हो गया मेरे हैदराबाद के साथ, तो मुझे क्या चाहिए? सर हैदराबाद का रेशो बता सकते हैं कितने % लोग हो चुके हैं वैक्सीनेटेड? हाँ, कितने %? देखिए जी, हम तकरीबन 5,06,636 लोगों को कल रात तक जो है वो वैक्सीनेट कर चुके हैं। कितने बाकी हैं? अभी 14,06,000 रहते। तो अभी मैं समझता हूँ कि 30% के करीब हम, तो ये बहुत बड़ी हैदराबादियों का हमारे पे मेहरबानी है, हम पर एतबार करके हमसे वैक्सीनेट कराएं। मगर मुझे अभी भी 100% यकीन है हैदराबाद के बच्चे पर कि हम 14 लाख ही होंगे इंशाल्लाह। सर एक सवाल हमारे व्यूवर की जानिब से हमें ये भी मौसूल हुआ कि क्या वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी मास्क पहनना लाजिम है? हाँ जी, उसके लिए देखिए मैं 2 बातें करता हूँ। जैसे अब 2 वज़न है, उसके भी लगने के 45 दिन के बाद जाके इम्यूनिटी बनती है। जो वैक्सीन करा के मेरे दरवाजे से बाहर जाता है वो ये ना सोच ले कि कल उसको एंटीबॉडीज़ लगे। देखिए अपना पूरा वैक्सीन करिए, एक सिंगल डोज लगाएं या डबल डोज लगाएं, उसके लगाने के 45 दिन के बाद अपने एंटीबॉडीज़ को चेक करें। अगर फिर भी अगर मास्क पहनकर हम कोरोना की बीमारी से बच जाएं तो क्या बुरा है? तो मैं तो इसको बुरा नहीं समझता। तो मास्क अभी पहनिए जब तक पूरी आबादी को हम वैक्सीनेट करें। ठीक है, ये सही है। सर मेरा अगला सवाल डेटा मेंटेनेंस के हवाले से है। आप किस तरह से ये डेटा मेंटेन कर रहे हैं कि कितने % लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं? जिस तरह पोलियो का अमला घर घर आता है और वो डेटा साथ के साथ मैनुअली रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो क्या ये सारा सिस्टमेटिक प्रोसेस है या मैनुअली भी आप डेटा मेंटेन कर रहे हैं? हम दोनों तरीके से आगे जा रहे हैं। ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको बताऊँ कि अब मेरे टीम तो नज़र नहीं आ रही होगी, मेरे शेर दिल जवान जो बैठे हैं ये रात को 3 बजे सोते हैं, ठीक है ना। हम हर CBC का डेटा लेते हैं, जितनी कैंप्स होते हैं उनको डेटा करते हैं, टोटल जमा करते हैं, फिर उस जमा करके हम उसको अपलोड करते हैं ताकि हम उनको बता सकें कि इतनी वैक्सीन आई थी, इतनी हमने लगाई है, इतनी ये बच गई है। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत मुनज़्ज़म सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो तकरीबन 4.5 पौने 5 लोगों को हम डेटा भी चढ़ा भी चुके हैं। बाकी जो 50,000 के करीब बचते हैं
मैं समझता हूँ क्योंकि बहुत लोड है आजकल लाखों की तरह, तो वो भी हम 2-4 दिनों में उस बैकलॉग को भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा सर, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो समझ में बात भी आ रही है, प्रोसेस भी समझ में आ रहा है, वैक्सीनेटेड कैसे होना है, फिर नादरा से सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। मेरा सवाल उन लोगों के लिए जो देही इलाकों में है, जो एजुकेटेड नहीं है, उनको किस तरह आप अवेयरनेस पहुँचा रहे हैं? हमने अपनी मुहिम का आगाज़ ही रूरल से किया है और आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि रूरल हैदराबाद सिटी से ज़्यादा, कासमाबाद से ज़्यादा और लतियाबाद से ज़्यादा वैक्सीनेट हो रहा है। अच्छा, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप लोग आराम से करवा रहे हैं? आराम से अपनी वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अच्छा। देखें, लोगों को समझाना पड़ता है, हाँ बिल्कुल, ट्रस्ट वर्दी बनना पड़ता है, ट्रस्ट दिलाना पड़ता है। ठीक है। वो मेरी टीम दिलाती है। अभी भी हम उनमें लगे हुए हैं, हो सकता है कल से हम 12-13 टीमें रूरल को चले जाएं। तो हमने ना ये तवाज़ुन नहीं खोया कि शहरी और देहात, हमारे लिए दोनों बहन भाई हैं। बिल्कुल, तो वहाँ पर भी मेरा बहन भाई है, यहाँ भी मेरा भाई है। हमने उसको बैलेंस रखा है क्योंकि उसका हक ज़्यादा है जो उसको जानता नहीं, तो उससे हम पहले पहुँच रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल में ज़्यादा चैलेंज उन लोगों के लिए हो रहा है जो जानते हैं। हाँ, क्योंकि ज़्यादा जानना भी आपको पता है, उसको कहते हैं कि जहन ज़्यादा चले तो बेवकूफ़ी की निशानी है। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल ख़ास तौर पर ख़वातीन की जानिब से पूछा गया है। ये बताइएगा सर कि इस वैक्सीनेशन से मैरिड या फिर अनमैरिड ख़वातीन, या फिर वो ख़वातीन जो फीड करवाती हैं, या फिर वो ख़वातीन जो कंसीव कर रही हैं, वो क्या इस वैक्सीनेशन से महफूज हैं? क्योंकि ये सवाल और ये र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं कि ख़वातीन पर ये वायरस या फिर ये वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिवली असरअंदाज होता है। जी, औरतों के लिए जो मेरी बहुएँ, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, माएँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। बचपन से वैक्सीन लगवाते आते हो, उसमें तो कभी मैरिटल लाइफ में जवानों के कोई मसला खड़ा नहीं हुआ। मैंने मेंशन किया, र्यूमर्स हैं सारे। जच्चा बच्चा दोनों महफूज, ठीक है। दूध पिलाने वाली माँ महफूज अल्लाह के फजल करम से। ठीक है। देखिए, करता अल्लाह है। दिस इज़ अ वैक्सीन। वैक्सीन फीवर दे सकती है, दर्द दे सकती है, उल्टी दे सकती है, ठीक है। तो वैक्सीन तो बचपन में ही लगती थी, लेकिन आज तक, अभी तक अल्लाह की ताकत से हमारा कोई किरदार नहीं उसमें, हम तो लगाते हैं, अल्लाह भी छोड़ देते हैं, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं। शायद ये सवाल इस वजह से पैदा हो रहा है, कुछ हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं? नो, देयर इज नो हार्मोनल चेंजेस। इट कैन नॉट इनकॉर्पोरेटेड विद द हार्मोन्स, न मिडलाइन हार्मोन्स के साथ न लेटरल हार्मोन्स के साथ। ठीक है। क्योंकि मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, तो हार्मोन मेरा खेल है। Exactly. तो किसी भी हार्मोन से इसका कोई इंट्रैक्शन नहीं है, इंक्लूडिंग प्रोलैक्टिन, लैक्टिन जिससे दूध बनता है, उससे भी इसका कोई ताल्लुक। ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी तमाम ख़वातीन को, अब जल्द से जल्द सब वैक्सीनेटेड होंगे। अच्छा, एक सवाल सर आपने शुरू में मेंशन किया था बच्चों के हवाले से, उस पर ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं। 18 साल तक के नौजवान तो वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, बच्चों के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या? देखिए जी, इसके अंदर एक डेटा आया है कि कोरोना हुआ है बच्चों को। हमारे पास डेटा है अच्छा खासा, इसमें नौज़ायदा से लेकर 12 साल तक के बच्चे हुए हैं, लेकिन डेथ रेशो 0.001 है। उनकी इम्यून सिस्टम की वजह से, ठीक है ना, उसमें शायद बीमारी ने वो काम नहीं कर पाया जो बड़ों में करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि डेथ्स नहीं हुई, उसमें भी इस्लामाबाद में NICH के अंदर 2-3 डेथ्स हैं, लेकिन 2-3 डेथ्स कैन नॉट बी कोरिलेटेड विद द ह्यूज इनॉर्मलिटी। मगर मैं कहता हूँ कि ये 2-3 भी क्यों हो, तो इंशाल्लाह उस पर काम चल रहा है। कई दुनिया के अंदर फाइज़र लग रही है, कई दुनिया में मॉडर्ना लग रही है, और चाइना के अंदर उसमें साइनोफार्म पर काम चल रहा है। तो इसका डेटा जैसे ही आता जाएगा, तो हो सकता है कि जैसे बचपन में हम EPI के अंदर रखते थे और इस पे लग जाए, क्योंकि ये वायरस रोज़ाना शक्ल तब्दील करता है, तो हर साल फ्लू की वायरस की तरह इसकी नई वैक्सीन आ जाए करे, वो हम बचपन में जैसे बड़े अभी अब लगा लेते हैं बड़े बी की वैक्सीन, इस तरह इसको लगाया जाए और इसका दम तोड़ दे। ठीक है सर, जिस तरह से आपने अभी मेंशन किया कि वायरस अपनी शेप चेंज कर रहा है, तो मैंने अभी साइनोवैक लगवाई है, तो क्या आने वाली जो वेव्स हैं उसके साथ में महफूज हुई, या बूस्टर्स या कुछ इस तरह के? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस वक्त देखिए हमने वैक्सीन किया इस वक्त के लिए, इस वक्त जो वायरस भी आ रहा है उसके अंदर साइनोफार्म, साइनोवैक उसको मुँह दे रहा है। अगर नहीं दिया होता तो हैदराबाद में तो डेल्टा के रोडों में लोग बढ़ जाते हैं। इसका मकसद है कि साइनोवैक, साइनोफार्म, मॉडर्ना सबों ने काम किया, लेकिन उसमें एक काम और बेहतरीन हुआ है। अब हैदराबादी कुछ समझ भी गए, समझ भी गए, कुछ कमी है उस जिद से कि हमने जी निकलना है। फिर दूसरी बात कि लॉकडाउन होता तो है, बहुत सारी तकलीफ है, लेकिन ये तकलीफ से बच जाते हैं कि बीमारी नहीं फैलती, वहीं रहती है, अमवात नहीं होती। तो मैं तो जिम्मेदारी हैदराबाद की है, अगर अमवात नहीं होती तो मैं तो ये समझता हूँ
मेरी थोड़ी बहुत जीत हो जाती है। ठीक है, मतलब आइंदा आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ देखिए, मैंने कहा फ्लू जो वैक्सीन आती है वो हर साल सितंबर अक्टूबर में आती है, उसका जो वायरस है वो अपडेट होता है। ठीक है। इस तरह हो सकता है कि आगे जाके जो वायरस आगे ज़्यादा आ रहा हो उसका वायरस बना दिया जाए साइनोवेक का, तो साइनोफार्म में तो हर साल में एक लगवा लिया करें, आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस दम तोड़ देगा कि जी मैं कुछ नहीं कर पाता, मर के जान छोड़ देगा। ठीक है, सही है। अच्छा सर, कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिसमें वैक्सीनेशन लगवाने के बाद लोगों के बाजू पर सिस्ट या फिर ब्लड क्लॉटिंग या फिर इस तरह की सूजन वगैरह देखने में आई। क्या इसकी वजह गलत पोजीशन में वैक्सीन लगना है, या फिर लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अमला सही तौर पर ट्रेन नहीं है, इसकी वजह से इस तरह के मसाइल है, तो उस पर भी रोशनी डालिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ आपने नहीं देखी होगी। जो हम क्लिनिक्स पर इंजेक्शन लगाते हैं उसके अंदर तकरीबन हम दिन में 25 से 30 लोग देखते हैं जो यहाँ पर फोड़े। इस वैक्सीन ने कुछ नहीं किया। देखिए, खून इसकी टेक्निक ही अलग है, इसको पकड़ना नहीं, मसलना नहीं, इस पर हाथ नहीं लगाना, ज़्यादा हो तो हमारे पास जो सिरिंज होती है उसका जो स्टरलाइज पोर्शन लगाना, रोई भी नहीं लगाना, स्प्रेड नहीं लगाना, इसकी नई टेक्निक थी। इसलिए थोड़ा बहुत दर्द तो वायरस करेगा, अगर जहाँ होगा, फॉरेन बॉडी है तो रिएक्ट करेगा, लेकिन इसको आप सुई लगाने की टेक्निक से नहीं लेके जाते, क्योंकि तकरीबन हमारे वैक्सीनेटर्स पे, डिस्पेंसर्स पर मौजूद है, इवन डॉक्टर्स लगा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये बात आप इक्का दुक्का साइंटिफिक रीजन जो हमेशा होते हैं उसको मैं जुटला नहीं सकता। ठीक है सर, हुकूमत ने मुख्तलिफ़ किस्म के रास्ते निकाले लोगों को वैक्सीनेशन की जानिब लाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, जिसमें सिम की बंदिश या तनख्वाहों को रोक देना है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा फ़्लो भी देखने में आया, लोग वैक्सीनेटेड हो भी रहे हैं। तो क्या आपने भी इस किस्म की कोई हिकमत अमली इख्तियार की, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो देही इलाकों में रह रहे हैं या जिनको ये अवेयरनेस नहीं है? इस हवाले से भी हमें बताइएगा। सच बात यह है कि मेरी जो टीम है, इमदाद साहब और हम, जब हम बैठते थे मीटिंगों में तो बड़ा दुख होता था कि 30 सेंटर बनाने के बाद लोगों का हजम कम है। तो मैंने एक दिन बोल दिया गलती से कि भाई ऊपर NCOC को लिखते हैं कि शनाख्ती कार्ड को रोका जाए, सिम्स ब्लॉक की जाए, ताकि लोगों को एहसास हो। ठीक है। उनको फिर भी वायरस का शायद एहसास नहीं हुआ, मोबाइल बंद करने का एहसास हो गया, उनको ये एहसास नहीं हुआ कि हमारी अमवात हो जाएंगी, उनको ये हुआ कि जी कराची जाते हुए रोक दिया जाएगा। तो फिर मैं ये बात करता हूँ कि हमें ये हर पे क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट इसलिए कि मेरे को 29 साल हो गए हेल्थ में काम। अब अगर 29 साल के अंदर आके इतनी एक सॉफ्टवेयर बन जाता है एक बंदा, वो एक बीमारी की नज़र मर जाए, तो उस हेल्थ के डिपार्टमेंट ने जो उस पर खर्चा किया उसको यहाँ तक बनाने, वो तो तबाह हो जाएगा। तो हमने इसलिए कहा कि जो कहीं कहीं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी सारी दुनिया वो एसेट है, तो एसेट को कैसे तो इसलिए किए गए हैं। तो और मगर मैं तो अभी भी आवाम को यही कहूँगा, खुदा रहा आप सख्तियों का फ़ायदा ना, आप आइए वैक्सीन कराइए, आएँ अपने हैदराबाद को कोरोना मिल पड़े। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज है सर। अक्सर ये भी देखा जाता है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन ख़त्म हो जाती है। आपने जैसे शुरू में बताया कि वैक्सीन में कोई फ़र्क नहीं है, तो अगर मुझे साइनोवेक लगी और साइनोवेक ख़त्म हो गई तो मैं सेकंड डोज मॉडर्ना का क्यों नहीं लगवा सकती, साइनोवेक ही? पूरी दुनिया के अंदर एक कंसेंसस बनाया गया और एक कंसेंसस मुझे पसंद आया। ठीक है। देखिए, हम दुनिया के मुख्तलिफ ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि हम शलवार तो जुनैद जमशेद की पहने, एक बात है, और वो जो है वो निशाद लेनिन पहन लो, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हर जो वैक्सीन है उसकी अपने उसकी फॉर्मेशन की समझिएगा। आम जुबान में लोग जा रहे हैं, इसलिए मैंने आम जुबान की बात बिल्कुल आसान करते हैं कि अगर वो बोलता है दो डोज लगाएं, वो उस 2 डोज पे वो कहता है कि आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी, तो आप उसको लगाएंगे। आज आपने साइनोवेक लगवा ली, कल साइनोफार्म लगाई, तो ये तो कुछ भी नहीं बना। अगर उसकी एंटीबॉडीज नहीं बनी तो फिर मोरिद इल्ज़ाम किसको लगाएं, साइनोवेक को या साइनोफार्म को? ठीक है। इसी तरीके से एक साइनोवेक लगाने के बाद आपने मॉडर्ना लगा लिया, तो पूरी दुनिया में डेटा ही नहीं बना। अगर एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा बन गई तो किससे पता पड़ेगा साइनोवेक से बनी या मॉडर्ना से बनी? तो ये एक जाहिराना पेंडू तरतीब थी। पूरी दुनिया में साइंटिफिक अप्रोच आई कि नहीं, आप जो वैक्सीन जो फर्स्ट डोज लगाएंगे वही सेकेंड डोज लगेगी, तो उसका पूरी दुनिया में ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ठीक है सर, आवाम को इन मसाइल का सामना भी करना पड़ा है कि एक डोज़ होने के बाद अक्सर वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाती है,
तो ऐसा क्यों है और उसके लिए फिर क्या प्रोसेस है कि लोगों को इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े? ख़त्म नहीं हो जाती है। देखिए, हमें NCOC सप्लाई करता है, ठीक है। वो कराची में जहाज़ उतरता है, फिर उनको देता है, फिर EPI हमें बांट देती है। बीच में एक हफ़्ता ऐसा आया कि हमने जब बाहर से दवा मंगाई, चाइना से मंगाई, तो उसके अंदर, चाइना के अंदर इतनी बनी नहीं थी कि वो हमें सप्लाई करते, तो उन्होंने 8 दिन हमें रोक दी सप्लाई। तो उस पर कोई गवर्नमेंट्स का मसला नहीं होता, उस कंपनीज का मसला होता है जो बनाते। फिर भी हैदराबाद ने ये किया कि हमने 2 दिन भी, 1 दिन भी कोई 2 बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बंद नहीं किए। आखिर में हमने 2 सेंटर खोले, लेकिन चलने दी। हमने वैक्सीन कहीं भी शॉर्ट हो सकती है। देखिए, आज ये पता नहीं है, जैसे शादी के अंदर 500 लोगों की दावत 1000 आ जाए, तो ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। इसी तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर हमारे कैलकुलेटेड नहीं होते। हम तो वैक्सीन 5000 दी, 6000 लोग आ गए, तो शॉर्ट हो सकती है। सही है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि दोबारा नहीं लगेगी, 2-3 दिन गैप हो सकता है, प्रोसेस चलता रहेगा। कोऑपरेशन करें। अच्छा सर, ख़ास तौर पर हार्ट डिजीज़ वाले जो लोग हैं, लंग्स के पेशेंट हैं, इनके लिए भी ये वैक्सीनेशन सेफ़ है? हैवी डोज नहीं होगा, तबीयत में बिगाड़ कोई इस तरह की चीज़? देखिए जी, ये तमाम अब डेटा आ गया, ये किसी में कोई भी वैक्सीनेशन का गड़बड़ नहीं है। लेकिन थैंक यू टू NCOC, खास तौर पे मेरे सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट को सलाम है कि उन्होंने फाइज़र और मॉडर्ना दी इसलिए थी, जो 12 बड़ी बीमारियां, इम्यूनो सप्रेसिव डिसऑर्डर, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कैंसर, उसके लिए उन्होंने लेकर दी कि इन 12 बीमारियों में आप मॉडर्ना लगाइए, फाइज़र लगाइए। ठीक है, लेकिन फिर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई सिंध गवर्नमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट कि उन्होंने मुझे मॉडर्ना 1 लाख से ऊपर दिए कि आम लोगों को लगाइए। लेकिन देखें, सब कुछ इस पर ये नहीं बोला कि किसी को नहीं, उन्होंने कहा जो ज़्यादा बीमार हो लगा दो। तो देखिए, बहुत बड़ा क्रेडिट है सिंध गवर्नमेंट का, उन्होंने इस किस्म का एक कदम उठाया कि मॉडर्ना आम लोगों को लग रही है, जिसको बीमारी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई गुर्दा फेल है, गुर्दे के अंदर तकलीफ है, किसी का ऑपरेशन है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, हम उसको वही वैक्सीन लगा रहे हैं ताकि उसके अंदर उसको उस मुल्क में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है सर, इंतज़ामात की तारीफ़ हम खुद भी करेंगे, हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया, बहुत बेहतरीन इंतज़ामात गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेकर प्राइवेट सेंटर्स में भी हैं। सर, प्रोग्राम को समेटते हुए एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि इस वायरस से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो जानों के अलावा तालीम और मईशत को हुआ है, तो एक क्या टारगेटेड रेशो है हुकूमत की जानिब से या आप लोगों की जानिब से, हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से, कि अगर इतनी फ़ीसद आवाम हमारे वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो फिर ये तमाम चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और तालीमी निज़ाम बाकायदा जारी हो जाएगा? पहली बात तो ये, इसको मैं 2 हिस्सों में बांट लेता हूँ। ठीक। पहले इस हिसाब में बात देता हूँ कि तालीम, मैशियत, बोरियत, ये ज़िंदगी है तो उसके साथ है। ठीक है। तो पहले तो ये देखा जाएगा कि कैसे बचा जाए, जिंदा कैसे रहा जाए, बिल्कुल। फिर अल्लाह करेगा सब चीज़। अब आते हैं आपके टेक्निकल सवाल का, जो मुझे बड़ी खुशी हुई आपके सवाल से, कि हमें क्या हर्ड इम्यूनिटी सुनी हुई, हर्ड इम्यूनिटी, ये है क्या भला? इसमें यह है कि आपका जो टारगेटेड नादरा का पॉपुलेशन है, जैसे 14,06,000 कुछ है, अगर मैं गलत नहीं समझ में याद आ रहा है, पूरा इतना है, इसके 2/3 पॉपुलेशन को अगर हम वैक्सीनेट कर लेते हैं, इसका मकसद हर्ड इम्यूनिटी हो गई। तो जैसे इंग्लैंड ने पूरी पॉपुलेशन को कर लिया है 14 लाख को, तो आपने देखा कि वहाँ पर यूरोपियन फुटबॉल के अंदर सब साथ बैठे हुए थे, क्योंकि वो एक दूसरे को वायरस लगा नहीं सकते चूँकि वैक्सीनेटेड हैं। तो उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन में, अभी 6 लाख 5 लाख और कुछ हम कर गए हैं, और बहुत जल्द हम 14 लाख तक पहुँचेंगे। जब 14 लाख तक पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह स्मार्ट लॉकडाउन बंद नहीं होगा, मेरे हैदराबाद की मैशियत चलती रहेगी, और मुझे 100% ईमान है एज ए मुसलमान कि हर बीमारी का इलाज मेरा रब देता है, तो हमें वैक्सीन की सूरत में दिया है और इसमें मेरा कामिल यकीन है। ठीक है सर, आखिर में हमारे आवाम को एक और चीज़ बताते जाइएगा कि एक तो वैक्सीनेशन कार्ड हमें वैक्सीनेशन सेंटर बना के देता है, लेकिन नादरा से भी एक सर्टिफिकेट बन रहा है, और उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है कि एक ऑनलाइन प्रोसेस भी है, तो वो भी अगर आप लोग। जी, मैं इसके अंदर 2 बातें करूँगा कि खुदा रहा हैदराबादी लोगों, दूसरे डिस्ट्रिक्टों की तरह, दूसरे शहरों की तरह ये छोटा शॉर्टकट मत करना कि किसी से कार्ड लेके चले जाओ। हाँ। इससे पकड़ा जाओगे। ये भी हो रहा है, ये जो झूठे कार्ड बना के और चल रहे हैं, इससे बहुत ख्वारी होगी, और अक्सर जगहों पर नौकरियां भी खोगे और आना जाना भी बंद हो जाएगा। अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए, हमारा कार्ड लीजिए, न्यूज़ में एंट्री कराइए, न्यूज़ में एंट्री के बाद आप नादरा से अपने सर्टिफिकेट ले लें। जो झूठे कार्ड बनवा रहे हैं, जो झूठी एंट्रियाँ करवा के कार्ड रख के खुश हो रहे हैं, उनको बता देता हूँ कि नादरा में इनकी एंट्रियाँ नहीं होंगी।
ठीक है, ये इस बात पर सब गौर कर लें जो झूठे कार्ड ये जो चीज़ें फैलती जा रही है, ये कार्ड तो मैं भी गिरा दूँ तो उठा के चला जाएगा, ये नादरा में एंट्री कहाँ से कराए, नादरा में तो ये काम ना करें। और सर ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो नादरा की जानिब से दी गई है, वहाँ पर भी हम जी बिल्कुल, वहाँ पर जाके आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। 100 रुपया लेते हैं किसी कार्ड से, उसमें डालिए, अपना कार्ड ले लीजिए। और इवन जो हमारा कार्ड है, अगर वो सही वैक्सीनेटेड हुआ है तो 1116 उसका अच्छा जवाब आ जाएगा। नहीं तो दूसरी सूरत में झूठा अगर कार्ड है उसका जवाब नहीं आएगा तो वो पर फंस जाएगा। तो बेहतर है कि सही वैक्सीनेट कराएं। सही है, ठीक है सर, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू रही। आखिर में हमारे तमाम देखने वालों को कोई मैसेज, मुझे यकीन है वैक्सीनेशन का ही मैसेज होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं फिर ये बात करूँगा कि अगर आपको, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि अगर नज़ला बुखार हो जाता है तो खुदारा आके अपने टेस्ट कराइए, PCR करा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि कोविड हो, लेकिन कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, वैक्सीनेशन 5 लाख लोगों ने अभी तक एतबार कर लिया है, बाकी ये 8-9 लाख ले गए हैं। आइए हैदराबाद को कोरोना म्यून बनाइए। हम गली गली कुचे कुचे हम घूम रहे हैं, हमारी वैक्सीनेशन सेंटर, हम बता रहा हूँ, मैं इधर आज एक और ब्रेक कर रहा हूँ, तो हैदराबाद की 3 बड़ी अस्पतालों को हम 24 घंटे करने जा रहे हैं। हम आपके लिए हर तरह के मौजूद हैं। एक फ़ोन कॉल पहले भी आपको नंबर बताया है, आप कीजिए, हमारी टीमें आपके लिए हाजिर है। आप जहाँ बोले कैंप कर लीजिए, आप 200 लोग जमा कराएं, हमारी टीम आके वहाँ पर 200 लोगों को वैक्सीन करेगी। लेकिन वैक्सीन कराना है। अगर इस मुल्क को, इस अजीम मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को, इस सिंध को, इस हैदराबाद को, मेरी जिम्मेदारी हैदराबाद की बचाना है, तो वैक्सीन कराना है। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज़ अ ग्रेट टाइम विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर लाला जाफ़र जो आपकी जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दे रहे थे। हमें उम्मीद है कि आपके जहन में पैदा होने वाले वहम और सवालात के काफ़ी हद तक जवाब आपको मिले होंगे। लेकिन अब एक शहरी और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली तमाम फैसिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ताकि सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया महफूज हो सके। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी जल्द ही एक नई पर्सनैलिटी के साथ और कुछ नए सवालात के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान मासूमा जहरा को इजाज़त दीजिए और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। अल्लाह हाफ़िज़।